नमस्कार छात्रों, आज मैं प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ अल्फाजों की चांदनी में। और हमारा पहला प्रश्न वह जन्मभूमि मेरी साहित्य सागर कविता की पहला प्रश्न पहले वीडियो में मैंने आपको उसकी व्याख्याएं दी थी। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न दे रही हूँ जो कि हम समझेंगे। कवि की मातृभूमि की भौगोलिक विशेषताएं क्या है? मैंने ये एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों को बताया था। कवि की मातृभूमि की भौगोलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं कि भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है जो आकाश को चूमता रहता है। नीचे चरणों में विशाल समुद्र घूमता रहता है, झूमता रहता है। इनके मध्य में यानी भारत के मध्य में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी नदियाँ लहरों के साथ आगे बढ़ती है। यह नदियाँ अपनी जगमगाती हुई अपनी छवि से अनोखी लगती हैं और पग पग पर। नमस्कार छात्रों, आज हम साहित्य सागर की वह जन्मभूमि मेरे के महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि की मातृभूमि की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? तो कवि की मातृभूमि की भौगोलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं कि उसके भारत के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा है जो मानो आकाश को चूमता हुआ सा प्रतीत होता है। नीचे चरणों में विशाल समुद्र झूमता रहता है उसके पग को छूकर। इसके मध्य में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी नदियां लहरों के साथ आगे बढ़ती हैं। यह अपनी जगमगाती हुई छवि से अनोखी लगती हैं जो कि पग पग पर फैल रही हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द का अर्थ क्या है? ये कहाँ है और इसका क्या महत्व है? तो त्रिवेणी शब्द का अर्थ है तीन नदियों का संगम को कहा गया है। त्रिवेणी शब्द का अर्थ तीन नदियों के संगम को कहा गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में हुआ है। इसका महत्व ये है कि इसकी जगमगाती हुई छटा निराली है और पग पग पर छेर रही है। ये भारत भूमि का गौरव बढ़ाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? त्रिवेणी कहाँ है तथा वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? प्रश्न अलग अलग है लेकिन उत्तर काफ़ी सिमिलर होते हैं। कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए किया है। त्रिवेणी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में है और यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आकर मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी मातृभूमि को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? तो कवि ने अपनी मातृभूमि को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ अनेक शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण त्याग दिए या बलिदान दिया है। यहाँ अनेक पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है, अवतारों ने जन्म लिया है, जैसे राम, सीता, कृष्ण, गौतम बुद्ध, और इस धरती का पुण्य और यश बढ़ाया। यह है पुण्य भूमि क्यों कहा गया है। अब कवि और हमारा दूसरा प्रश्न था इसमें कि स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है। तो कवि ने भारत भूमि को, मातृभूमि को सोना देने वाली स्वर्ण भूमि कहा है क्योंकि ये सोने के समान बहुमूल्य रत्नों को अपने अंदर समेटे हुए है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरा है, उपजाऊ है, ये सोने के समान फसलों को पैदा करने वाली है, ऐश्वर्य और संपन्नता से युक्त है, इसीलिए इस धरती को स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है, पंक्ति का अर्थ क्या है या पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि भारत में बहने वाली नदियों की चमकदार और सुंदर लहरें हर कदम पर देखने को मिलती हैं जो अत्यंत अद्भुत और आकर्षक है। पग पग पर उनकी सुंदरता दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है, मलय पवन की क्या विशेषता है? मलय पवन की ये विशेषता है कि मलय पर्वत के चंदन के वनों से आने वाली शीतल सुगंधित मलय पवन यहाँ के लोगों के तन मन को ऊर्जा, शीतलता और ताजगी स्फूर्ति से भर देती है, उनके तन मन को संवारती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत
भूमि की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करें। मातृभूमि बहुत सुंदर है। भारत की भूमि, यहाँ की पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं जो इनकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया चहचहाती रहती हैं। घने घने आमों के बगीचे शोभायमान हैं। यहाँ कोयल गीत गाती है जो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को आनंदमय और मनोरम बना देती है। मलय पर्वत में आने वाली सुगंधित हवा यहाँ के लोगों को के तन मन को संवारती हुई जाती है। आपको प्राकृतिक सौंदर्य में पहाड़ियों में झरने झरते हैं जो इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। चिड़िया चहचहाती है। आमों के वनों में कोयल कूजती रहती है जो आनंदमय वातावरण बना देती है। और शीतल पवन, चार चीज़ों को लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहते हैं? कवि ने मातृभूमि को युद्ध भूमि कहा है क्योंकि यहाँ अनेक वीर पैदा हुए हैं। समय समय पर अनेकों युद्ध हुए हैं जिनमें उन्होंने अपना बलिदान दिया है, जैसे राम रावण युद्ध, महाभारत का युद्ध और कलिंग युद्ध। इतने सारे युद्ध होने के कारण से युद्ध भूमि भी कहते हैं और शहीदों की भूमि इसीलिए भी युद्ध भूमि कहते हैं। और बुद्ध भूमि इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की, संसार को ज्ञान की रोशनी। हमारा अगला प्रश्न है, गीता का उपदेश किसने, किसे और कहाँ दिया था? इस उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा? तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त, मोह में फंसे हुए अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसके मोह को दूर किया और उसे युद्ध की ओर प्रवृत्त किया, युद्ध की ओर जाने को प्रेरित किया। हमारा अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये संदेश दे रहे हैं कि भारत भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ श्री राम और सीता का जन्म हुआ। यहीं पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गीता का ज्ञान सुनाया। इसी भूमि पर गौतम बुद्ध का आगमन हुआ जिन्होंने जनसाधारण को करुणा और दया का पाठ पढ़ाया और मानवता की राह दिखाई। इन सारी पंक्तियों का संदेश कवि क्या देना चाह रहा है कि ये इतनी अच्छी भूमि है कि इसमें सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसने जन्म लेकर भारत का सुयश किस प्रकार बढ़ाया? तो भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध को जन्म हुआ जिन्होंने अपने देश की प्रसिद्धि को, महिमा को दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने संदेश दिया अहिंसा का, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही राह दिखाई जो भारत ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। बौद्ध धर्म दूर दूर तक उन्होंने फैलाया। उसके माध्यम से उन्होंने सारे मूल्यों को, जैसे दया, सहानुभूति, अहिंसा के संदेश पहुंचाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूमि की पहाड़ियों, अमराइयों और पवन की क्या क्या विशेषता है? तो पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं और यहाँ आम के बागों में बसंत ऋतु में जब आमों पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई देती है और मलयाचल से आती हुई हवा शीतल, मंद और सुगंधित होती है। पवन की क्या विशेषता है? क्योंकि वो ठंडी, सुगंधित होती है, क्योंकि वो मलयाचल से आती है, मलय पर्वत से आती है, वहाँ चंदन के वन हैं, इसीलिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत भूमि का प्राकृतिक, प्रश्न अगर हम पढ़ें तो उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भारत भूमि का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। भारत भूमि की पहाड़ियों में अनेक झरने, देखो प्रश्न वही है लेकिन लिखने के प्रश्न अलग अलग तरीके हैं, हमारे पॉइंट्स वही बनेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, पहाड़ियों में अनेक झरने झरते हैं, यहाँ की झाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, भारत की घाटियों में कोयल के, भारत के अमराइयों में, सॉरी यहाँ घाटियाँ लिखा है, अमराइयों में यानी आम के वृक्षों के वनों में कोयलों की कूक सुनाई देती है तथा यहाँ बहने वाली मंद सुगंधित पवन यानी कि मलय पवन